नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र के शिक्षण अभिवृत्ति के एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे, खेल शिक्षण विधि पर। जब हम कक्षा में शिक्षण विधियों को लेकर पढ़ रहे होते हैं उस समय एक बिंदु आता है खेल शिक्षण विधि। शिक्षण के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए, एक शिक्षक के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए और साथ ही साथ विद्यार्थी के दृष्टिकोण से भी यदि बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है, खेल शिक्षण विधि। अब आपको इस विधि के नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि जिसमें खेल खेल में शिक्षण का कार्य कराया जाए। एक ऐसी शिक्षण की विधि जिसमें खेल खेल में विद्यार्थी पढ़ते भी हों, विद्यार्थी खेलते भी हों और विद्यार्थी पढ़ भी लेते हों, अधिगम भी कर लेते हों, ज्ञान प्राप्त भी कर लेते हों। इसको कहते हैं खेल शिक्षण विधि। क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है खेल शिक्षण विधि? देखिए, विद्यार्थियों के लिए यदि विद्यार्थी के दृष्टिकोण से बात करें तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भागीदार होना बेहद आवश्यक है, उनका एक्टिव पार्टिसिपेंट होना बहुत जरूरी होता है। एक शिक्षक के प्रभावी शिक्षण के लिए भी और एक विद्यार्थी के वास्तविक अधिगम के लिए भी यदि विद्यार्थी सक्रिय भागीदार है तो ये विद्यार्थी के लिए भी हितकर है और शिक्षक का शिक्षण भी इससे प्रभावी होगा। बात समझ पाए? इस विधि के जो जनक हैं वो ब्रिटेन के गणितज्ञ हैं, उनका नाम है कोल्डवेल कुक। ये नाम आप ध्यान रखेंगे। इस विधि के जनक कौन हैं? इस विधि के जनक ब्रिटेन के गणितज्ञ हैं और इनका नाम है कोल्डवेल कुक। अच्छा, इनका कहीं कहीं नाम आपको ऐसे ही लिखा मिल सकता है, कोल्डवेल कुक, आपको इस तरीके से नाम लिखा मिल सकता है। तो इस विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग होगा, अब आप सहज ही क्या अनुमान लगा पाएंगे कि जब ये गणितज्ञ हैं तो इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस विषय के लिए होगा? आप कहेंगे इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग गणित विषय के क्षेत्र में ही किया जाएगा। गणित विषय को पढ़ाने के लिए ही खेल शिक्षण विधि का प्रयोग सबसे पहली बार किया जाएगा, क्योंकि जो कोल्डवेल कुक थे वो एक गणितज्ञ थे जो इस विधि के, इस शिक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। अब इस खेल शिक्षण विधि के मुख्य सिद्धांत क्या हैं यदि हम समझे? देखिए, विद्यार्थी जितना अपने आप को खेल के माध्यम से अभिव्यक्त कर पाते हैं, इतना किसी दूसरे माध्यम से उतनी सहजता से विद्यार्थी की या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो एक तो ये कहेंगे कि ये विद्यार्थी को अभिव्यक्त कर पाने का, विद्यार्थी के लिए अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। दूसरी बात, खेल में विद्यार्थी का जो एंगेजमेंट है, विद्यार्थी की जो संलग्नता है, विद्यार्थी की जो सक्रिय भागीदारी है वो सर्वाधिक खेल में दिखाई देती है। साथ ही जो हम हमेशा बात करते हैं कक्षा में कि एक विद्यार्थी के लिए अधिगम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इच्छा शक्ति का होना, विद्यार्थी की रुचि का होना, विद्यार्थी की इच्छा शक्ति का होना। बेमन से यदि विद्यार्थी अधिगम करेगा तो ऐसा अधिगम वास्तविक अधिगम नहीं होगा। ऐसा अधिगम, स्थायी अधिगम कभी नहीं हो सकता यदि विद्यार्थी की रुचि उसमें नहीं है, विद्यार्थी की इच्छा शक्ति नहीं है, कभी नहीं होगा। किताब लेकर विद्यार्थी बैठा रहे। बिंदु स्पष्ट हो रहा है? तो हम ये कहेंगे, यदि हम खेल विधि के मुख्य सिद्धांत को लेकर बात करें, यदि आप इस विधि के मुख्य सिद्धांत की बात करें तो आप एक तो स्वतंत्रता वाला बिंदु कह सकते हैं कि भाई स्वतंत्रता आधारित क्रिया है। एक आप इसमें क्या कह सकते हैं कि यह विधि या इस विधि का जो मुख्य सिद्धांत है क्या है? स्वतंत्रता आधारित क्रिया है। जब आप देखेंगे खेल में विद्यार्थी की भागीदारी होगी, विद्यार्थी खेल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वहां उसकी जो क्रिया होगी स्वतंत्र होगी या परतंत्र होगी? आप कहेंगे स्वतंत्र होगी। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं, जैसे मैंने अभिव्यक्ति के साधन के रूप में कहा, तो चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति की अभिव्यक्ति का बहुत महत्वपूर्ण एक प्रभावी साधन क्या है? खेल है। विद्यार्थी की या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का एक साधन है खेल। फिर हम कहेंगे सहज ही मनोरंजन का साधन भी तो है।
खेल एक व्यक्ति के मनोरंजन का साधन भी है, साथ ही साथ खेल से व्यक्ति को जीवन मूल्यों की या नैतिकता की शिक्षा भी प्राप्त होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक खेल खेला जाएगा तो उसमें यदि टीम होगी तो सीधी सी बात है कि आपस में उन खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा भी होगी, आपस में खिलाड़ियों का टकराव भी होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे विद्यार्थी आपस में उनकी प्रतिस्पर्धा होगी या जो खेल खेल रहे हैं उनके आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, वो आपस में टकराएंगे, लेकिन अंतिम रूप से क्या होगा, जैसे ही खेल खेलकर बाहर निकले, खेल मैदान से बाहर निकले, वो पुनः एक हो जाएंगे। जैसे आप खिलाड़ियों को देखते भी होंगे, आप मैदान में देखेंगे, मैदान में उनका एग्रेशन देखिए, मैदान में एक दूसरे की स्लेजिंग होती है, ग्राउंड में स्लेजिंग होती है, लेकिन बाहर निकलकर वो फिर मित्र हैं, आप एक तरीके से ये कहिए। तो ऐसे ही हम क्या कहेंगे कि वो समायोजन करना विद्यार्थी को आ जाएगा, उस व्यक्ति को आ जाएगा। तो आप ये कहेंगे प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति में एडजस्ट करना बालक सीख लेगा, एक व्यक्ति सीख लेगा, समायोजन करना सीख लेगा। यानी कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति हो या टकराव की स्थिति हो, उनमें भी समायोजन करना आ जाता है। तो ये एक सिद्धांत हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप गुण की बात करें कि भाई खेल शिक्षण विधि के गुण क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि खेल शिक्षण विधि सामान्यतः सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हम इसके गुण में तो ये बात करते हैं कि ये सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, लेकिन साथ ही आप इसकी सीमा सोचिए, एकदम व्यावहारिक होकर सोचना है। यदि आप देखें खेल के माध्यम से सीखने का, या जब हम उपलब्धि की बात करेंगे, उपलब्धि स्तर की बात करेंगे, उपलब्धि परीक्षण करके देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये पूर्व प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, और जो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं उनके लिए खेल शिक्षण विधि एकदम सही साबित होती है। लेकिन इससे, इस स्तर से, पूर्व प्राथमिक स्तर से और प्राथमिक स्तर से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये विधि अनुपयोगी हो जाती है। क्यों अनुपयोगी हो जाती है? क्योंकि इससे ऊपर वाले जो विद्यार्थी हैं वो खेल में तो पूरी रुचि लेते हैं, वो खेल तो एकदम रुचिपूर्ण खेलते हैं, लेकिन अधिगम में उनकी दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन सीखने में उनकी दिलचस्पी कम ही देखी गई है। इसलिए आप ये व्यावहारिक होकर एकदम ध्यान रखेंगे कि हाँ, ये बात ठीक है कि खेल शिक्षण विधि का एक गुण ये है कि वो सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, लेकिन साथ ही साथ एकदम एक इसका व्यावहारिक दोष, या आप कह लीजिए एक सीमा ये भी है कि जो बड़े आयु के विद्यार्थी हैं, बड़े आयु वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये विधि अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि वो खेल तो पूरे मन से खेलते हैं, लेकिन सीखने में, अधिगम करने में उनकी दिलचस्पी कम देखी जाती है। तो एक गुण, और ये साथ में व्यावहारिक बिंदु हमने दोष के रूप में बात कर लिया। एक गुण आप ये कह सकते हैं खेल शिक्षण विधि के गुण के रूप में कि इस विधि में विद्यार्थी, आप कहिए, स्वतः स्फूर्त रूप से शामिल होता है। विद्यार्थी एकदम सेल्फ स्टार्ट होता है। जैसे खेल शिक्षण विधि, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मत कहिए कि ये खेल खेलना है, एक गेम खेलेंगे, विद्यार्थी एकदम स्वतः स्फूर्त रूप से इसमें शामिल होगा। अब पुनः वही बात है, सीमा में क्या आ जाएगा कि ये छोटे आयु वर्ग के लिए तो उपयोगी है, लेकिन बड़े आयु वर्ग वाले खेलेंगे तो उनकी भागीदारी तो एकदम सक्रिय रहेगी, लेकिन अधिगम के स्तर पर यदि आप उपलब्धि देखेंगे तो उपलब्धि कैसी होगी? वो तुलनात्मक रूप से कम होगी, या जितनी उपलब्धि उनकी होनी चाहिए, जितना अधिगम स्तर उनका होना चाहिए था, जिनका उनकी उपलब्धि का स्तर होना चाहिए था, वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। एक बात हम ये कह सकते हैं कि खेल शिक्षण विधि का एक प्रमुख गुण ये है कि वो अधिगम को रोचक बनाता है, अधिगम को आनंददायक बनाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अधिगम को ऊर्जा देने वाला बनाता है। आप देखेंगे कि विद्यार्थी क्या करेगा, खेल लीजिए विद्यार्थी के साथ, विद्यार्थी को खेल खिलाइए, वो पूरे दिन खेल खेल सकता है और थकेगा नहीं। ये आप अपने साथ भी रिलेट करके देख सकते हैं। आपको खाना ना दिया जाए और आप अपनी पसंद का खेल खेल सकते हो, आप पूरा दिन खेल सकते हैं, लेकिन आपको यदि भूख लगी है और आप पढ़ने बैठे हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि उसमें रुचि नहीं आ रही, वो आपके लिए ऊर्जा देने वाला, या हम कहें आपके लिए वो सहज सिद्ध नहीं हो रहा। जबकि खेल की जैसे बात आएगी, आप पूरा दिन खेल सकते हैं। आपको कहा जाए आप धूप में बैठकर पढ़ लीजिए, आप नहीं पढ़ेंगे धूप में बैठकर, लेकिन धूप में खेल जरूर खेल लेंगे। तो एक गुण खेल शिक्षण विधि का यह है कि खेल शिक्षण विधि अधिगम को रोचक बनाती है।
खेल शिक्षण विधि अधिगम को आनंददायक बनाती है, खेल शिक्षण विधि अधिगम को सहज बनाती है, अधिगम को ऊर्जा देने वाला बनाती है। विद्यार्थी खेल कर भी थकते नहीं है, चाहे पूरा दिन खेल ले। बात समझ पाए? एक हम ये कह सकते हैं कि साथ साथ विद्यार्थी खेल शिक्षण विधि से, जैसे हमने कहा अभी की प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति में भी विद्यार्थी समायोजन सीख लेता है, तो ये एक गुण ही तो है खेल शिक्षण विधि का। एक जो टीम स्पिरिट वाली बात है, जो हम कहते हैं टीम भावना, ये जो टीम भावना का विकास है वो खेल शिक्षण विधि के माध्यम से होता है। या आप कह सकते हैं वो जो स्व अभिव्यक्ति है, वो जो खुद की एकदम स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, वो खेल शिक्षण विधि के माध्यम से हो पाती है। जो विद्यार्थी जितना सहज तरीके से स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है वो खेल शिक्षण विधि में हो पाता है। आप ये भी कह सकते हैं एक गुण खेल शिक्षण विधि का ये भी हो जाएगा कि विद्यार्थी तर्कपूर्ण ढंग से सोचना शुरू कर देता है। बाकियों में भी होता है, लेकिन खेल शिक्षण विधि के माध्यम से, क्योंकि ये थकान वाला काम नहीं है, इससे विद्यार्थी को और ऊर्जा ही मिलती है। आप ये भी कहेंगे कि खेल शिक्षण विधि के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर समस्या समाधान का गुण विकसित होता है। कोई खेल ऐसा है जिसमें समस्या का समाधान करना है। साथ ही आप ये कह सकते हैं कि नेतृत्व करने की जो क्षमता है, नेतृत्व करने का जो गुण है, उसका विकास होता है। तो ये खेल शिक्षण विधि के गुण हो जाएंगे। यदि आप विचारों के स्तर पर कुछ सीमाओं की बात करेंगे तो एक तो हमने कहा कि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर से ऊपर यदि जाएंगे तो ये विधि अधिक उपयुक्त नहीं है, तुलनात्मक रूप से कम है, या आप ये कह लीजिए इस विधि को फिर इससे ऊपर अनुपयोगी समझा जाता है। एक जो प्रमुख दोष है खेल शिक्षण विधि का वो ये है कि आप हर विषय को खेल शिक्षण विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। हम प्रत्येक विषय की अवधारणाओं को या विषय वस्तु को खेल शिक्षण विधि के द्वारा विद्यार्थियों को स्पष्ट नहीं कर सकते, या खेल शिक्षण विधि के द्वारा हर विषय के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता। बात समझ आ गई होगी। एक बिंदु दोष में हमने ये बात की ही कि विद्यार्थी खेल तो रुचिपूर्ण खेलते हैं, खेलने में पूरी रुचि है, लेकिन अधिगम में दिलचस्पी कम ही देखी जाती है। तो एक दोष आप ये कह देंगे जो खेल शिक्षण विधि का है। याद रखने वाला क्या तथ्य है, क्या बिंदु है कि आपको ध्यान रखना है? खेल शिक्षण विधि के जो जनक हैं वो ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ कोल्डवेल कुक हैं, और उन्होंने इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम गणित विषय के क्षेत्र में किया था। बाकी विचारों के स्तर पर हमने इसके सिद्धांत, इसके गुण और इसके दोष को लेकर बात की है। एक शिक्षक को खेल शिक्षण विधि के गुण और दोष का या सीमाओं का पता होना आवश्यक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि खेल शिक्षण विधि के बारे में आपके विचार बने होंगे, आपकी जो विचार की प्रक्रिया है वो क्रियाशील हुई होगी, आपने कुछ नया आज सीखा ही होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगले बिंदु में, किसी अगले चर्चा के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।